अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राजा फैसल आपके सामने फिर से हाज़िर। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो चाइना और यूएस के दरमियान एक ट्रेड वॉर चल रही है। और ये ट्रेड वॉर आज से नहीं चल रही, काफ़ी अरसे से चल रही है। और इस ट्रेड वॉर के हवाले से मेरे पास आज कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ माजी के हवाले से। और साथ में ये है कि आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अब इस वक्त इंडिकेटर्स जो शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि अब चाइना का इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे होल्ड हो चुका है। स्पेशली ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड जो एरा है उसमें चाइना का होल्ड नज़र आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे वो ये प्रेडिक्ट करते रहे कि गालिबन 2050 तक जाके चाइना की इकोनॉमी इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो अमेरिकन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन कुछ अरसा पहले उन्होंने ये इंडिकेट किया कि फॉरगेट अबाउट 2050, फॉरगेट अबाउट 2040, फॉरगेट अबाउट 2030, चाइना हैज़ ऑलरेडी डन इट। और ये अब इंडिकेटर्स सारे के सारे शो हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ माजी की तरफ और बाद में आपको बताऊंगा कि अब इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से कि अमेरिका को इंडिया का पूरा साथ देना पड़ रहा है। इंडिया जो है उसको अमेरिका पूरे का पूरा साथ देगा सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराने इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं। चलें जी, सबसे पहले 1993-94 तक, तो 95 तक चाइना था ही नहीं। फिर 95 में इस रेस में दाखिल हुआ और ये वो रेस है जिसमें कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स होती हैं। फिर 98 में थोड़ा ऊपर आता गया, फिर नेदरलैंड्स, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे ऊपर थे। 2001 में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पेस पकड़ी और उस पेस पकड़ने के बाद 2003, 2004, 2005 ये जो साल थे ये इनमें इन्होंने खूब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और तीसरे नंबर पे आ गए। फिर अचानक से हमें क्या देखने को मिला कि इनकी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता रहा और अचानक से फिर 2009 में इन्होंने जर्मनी को क्रॉस किया और दूसरे नंबर पे आ गए। अब इनके सामने सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स बचा, यूएस बचा। 2012-13 में ये ऊपर गए। फिर क्या हुआ कि अचानक से अमेरिकन को फिर होश आई और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप का मोमेंटम जो है वो इम्प्रूव किया। लेकिन उसके बाद फिर चाइना ने इनको आउट क्लास कर दिया। और अब चाइना की सिचुएशन ये है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये वो क्लिप था जो कि आई वांटेड टू शो। अब चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इवन ड्यूरिंग द कोविड चाइना वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब इंग्लैंड में था तो आई यूज़ टू वर्क पार्ट टाइम फॉर अ प्लेस जहाँ पे के मीटिंग रूम्स और जहाँ पे के कॉन्फ्रेंस रूम्स थे। एंड ऑफ कोर्स उनकी वो बुकिंग्स वगैरह और ये वो उस सिलसिले में डिफरेंट कंपनीज जो हैं दे यूज़ टू गेट इन टच विद मी। एंड जब वो आया करते थे तो उनके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स और ये वो लोग होते थे उनके साथ मेरी मुलाकात होती थी। ऐसे ही आई मेड मैनी फ्रेंड्स। उनमें से एक जो थे वो बिजनेस करते थे चाइना में। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइम 2006, 2007, 2008। इन वक्तों में क्या होता रहा कि उस वक्त जो मुझे बताया गया वो ये था कि पूरे जो यूरोप था, यूरोप में से सबसे ज़्यादा जो स्क्रैप उठाते थे, लोहे का जो स्क्रैप उठाते थे, क्योंकि ये जो मुल्क थे ये स्क्रैप जो है वो हंस के देते थे सबको, क्योंकि वो उल्टा पैसे भी दे रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो स्क्रैप ख़रीद रहा था गाड़ियों का और टायर्स का और ईच एंड एवरीथिंग, दैट वाज चाइनीज़ कंपनीज़। चाइनीज़ कंपनीज़ ने
स्क्रैप वहाँ से उठाया, लोहा उठाया, एक एक चीज़ वहाँ से उठा के शिप करते रहे बैक इन देयर कंट्री। उस वक्त मुझे एक जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने के अपनी जो कि अपनी फैक्ट्री उन्होंने चाइना में लगाई हुई थी, उनका ये कहना, मैंने उनसे ये कहा कि यूर अ स्कॉटिश, why you running a company or why you running a factory in China rather than you should be bringing it to Scotland। तो उसने मुझसे ये कहा था कि वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे चाइना में जो आपको लेबर मिलता है वो भी वेरी लो कॉस्ट पे मिलता है। साथ में ये है कि उनके जो बिजनेस इन्वेस्टर्स के जो रूल्स थे वहाँ पे दे वर वेरी फ्लेक्सिबल, और उनका ये कहना था कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ऐसे नहीं होता। कहता है कि उनकी प्रोडक्ट का ये हिसाब है कि प्रोडक्ट बन जाती है, ऑर्डर आए या ना आए, प्रोडक्ट बन गई है, प्रोडक्ट बन के शिप हो चुकी है, शिप जो है वो समंदर में जा चुकी है, फिर ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो फिर वहाँ पे ये होता था कि यहाँ पे तो ये है ना कि ऑर्डर आया है, वो बनेगा, फिर वो शिप होगा, फिर अगलों को टाइम देंगे। वो ये नहीं था वहाँ पे। उनकी शिप्स ऑलरेडी पूरी दुनिया के समंदरों में मौजूद होती थी, उनका माल बन के शिप हो के कंटेनर्स में डल के कंटेनर जो हैं वो उधर मौजूद होते थे। एंड ही यूज्ड टू से कि हमारे यहाँ ये था कि जैसे को ऑर्डर आया तो हमें पता चलता था, हमारी शिप जो है इट्स अबाउट अ डेज डिस्टेंस फ्रॉम देम, तो हम उनको कह देते थे कि कल फलां जगह पे डिलीवर हो जाएगी। तो दिस वाज द लेवल ऑफ देयर बिजनेस, दिस वाज द लेवल ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। इस वजह से ये जो वजूहात हैं, ये चाइना ने एक्सेल किया और चाइना ने आउट क्लास कर दिया सबको। और वहाँ पे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, बिग बिजनेसमैन, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो आज चाइना वहाँ खड़ा है कि अब वो लिटरली अमेरिकन्स को आउट क्लास कर चुका है। और ये यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज की जो सिचुएशन है, इससे पहले मतलब ख़बरें क्या आती रहीं कि जैसे कि ये अब द इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर थी कि चाइनाज पर कैपिटा जीडीपी क्रॉसेस $10,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये गेन करना शुरू किया। एंड ऑब्वियसली ईटी जो है, नो बडी कैन डिनाई इट, और इट्स अ बिग नेम, पूरी दुनिया में जाना पहचाना नेम है, और इसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आने वाले दिनों में अब ये खबरें आ रही हैं कि वाई अमेरिकाज इकोनॉमिक वॉर ऑन चाइना इज़ फेलिंग। अमेरिका ओपनली चाइना पे इस वक्त एक इकोनॉमिक वॉर चला रहा है, जिसमें कि उनकी जो ईस्ट चाइना सी में प्रेजेंस है वो एक प्रोमिनेंट प्रेजेंस है, और ये चाइना की जो ट्रेड है, चाइना की एक्सपोर्ट जो है, उसको वो वहाँ पे हॉल्ट करते हैं। और ईस्ट चाइना सी में वो ऑलरेडी से मौजूद है, उनकी एक्टिव ट्रूप्स मौजूद हैं कहाँ पे, साउथ कोरिया में, और साथ में जापान में भी उनकी एक्टिव ट्रूप्स मौजूद हैं। एक जगह पे 35,000 मौजूद हैं, एक जगह पे 40,000 मौजूद हैं। फिर उसके साथ अगर देखा जाए तो चाइनीज़ को ईस्ट चाइना सी में और भी चैलेंजेस दरपेश हैं। मतलब उनकी जो ट्रेड है वहाँ से वो बहुत लेट होती है, इसी वजह से वो अपना बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो सीपैक पे रख रहे हैं, ताकि सीपैक जो है इट्स खसूसन जो गवादर है, इट्स एन ओपनिंग गेट टू द बिग रिच कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट, बड़े बड़े पॉकेट्स वाले, जहाँ पे कि तकरीबन हर बंदा जो है वो एक हैसियत रखता है। जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे कि जो कंपनीज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो ये जहन में रख के बनाती हैं कि उनकी टारगेट मार्केट क्या है। उनकी टारगेट मार्केट अमूमन वो वाले ममालिक होते हैं जहाँ पे कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी बाइंग पावर अच्छी हो। चाइना ने जो सीपैक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चाइना का फोकस इसी वजह से है कि चाइना नोज़ के बिग पॉकेट्स आर राइट नेक्स्ट टू गवादर, तो ये इनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक वॉर तो चाइना ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो चाइना के सामने फेल कर रहा है। अब अगली जो 16 जून की फोर्ब्स की जो 16 जून की खबर थी वो ये थी कि चाइना इज़ 8 ट्रिलियन अवे फ्रॉम इक्लिप्सिंग ट्रम्प्स इकोनॉमी। सच एन अमेजिंग लाइन, इक्लिप्सिंग
इक्लिप्स क्या होता है? वो जैसे वो चांद ग्रहण लगता है ना, एकदम से आगे वो सूरज आ जाता है, चांद ग्रहण लग गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि इक्लिप्स करेगी, यानी कि 8 ट्रिलियन अवे फ्रॉम इक्लिप्सिंग, यानी जून में इनको पता था। और उसके बाद अमेरिका की कोई प्रोडक्शन नहीं है इस वक्त, कोई भी एक्सपोर्ट्स उस लिहाज से नहीं है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जो है वो कोविड में फंसा हुआ है, सारे कोविड में फंसे हुए हैं। चाइना ग्रैब द ग्राउंड, चाइना ने फटाफट अपने आप को सेटल अप किया एंड आगे चलता जा रहा है चाइना। और उसके बाद ये है कि अब ये खबरें भी आ रही हैं कि आईएमएफ, ये लास्ट वीक की खबर है कि आईएमएफ एडमिट्स China has overtaken the US as the world's largest economy, but why is the media silent? मीडिया इस पे अभी तक साइलेंट क्यों है? आपको नहीं नज़र आ रहा? उसकी वजह ये है कि दे आर एम्बेरस्ड। उनको पता है कि ये सब कुछ हो चुका है ना, ये सब कुछ अब हो चुका है। और कैसे हो चुका है कि नीचे अगर इस स्टोरी में जाके आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टोरी कहती है अकॉर्डिंग टू द IMF's World Economic Output 2020 released recently, China has now overtaken the US to become the world's largest economy. They have already done that. और यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये कैसे चेक किया जाता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूजिंग द मोर रिलायबल एंड नाउ वाइडली एक्सेप्टेड यार्डस्टिक यानी कि जिससे वो चीज़ चेक करते हैं, जैसे कि पेट्रोल आपने वो मोटर बाइक की टंकी में चेक करो, यार्डस्टिक यानी कि वो चेक करती है कि कितनी गहराई है, क्या 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 ना। कॉल्ड द परचेज इन पावर पैरिटी ये होती है कि वो उनकी वो हाउ एफिशिएंट दे आर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। जैसे कि वो डॉलर को ख़रीदने के लिए युआन जो है वो किस हद तक पावरफुल हो चुका है। मतलब उनकी पीपीपी जो है हैज़ डिटर्मिन्ड चाइनाज इकोनॉमी एट 24.2 ट्रिलियन 24.2 trillion compared to America's 20.8 trillion. So they have already outclassed it. They have already outclassed it. इसी वजह से अब आपको एशिया टाइम्स की एक आखिरी ख़बर मैं बताना चाहता हूँ, जो कि आज की है, बल्कि कल की है। हाँ, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें कि डायरेक्टली कहा गया है कि हाउ ट्रम्प हैंडेड द ग्लोबल इकोनॉमी टू चाइना। सो स्टेप वाइज या आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको सारा बताया कि कैसे चाइना ने ग्रैब किया। अब ये है कि इसमें सारे का सारा बताया गया है कि हाउ चाइना इंक्रीज्ड इट्स एक्सपोर्ट्स टाइम बाय टाइम। इसमें इस स्टोरी में सारा कुछ यही डिस्कस हुआ जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये है कि उसके लिए मैंने फिर एविडेंसेस इकट्ठे किए, वो वीडियो भी इकट्ठी की, वो भी, और फिर साथ में एक टाइमलाइन बनाई कि पहले क्या क्या आता रहा। और अब उसमें ये डिस्कस किया गया कि प्रॉपरली चाइना ने अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया। और दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स के लिए ऑब्वियसली यू नीडेड द रॉ मटेरियल। चाइना वाज क्राफ्टी इनफ टू गैदर रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर ओन कंट्रीज़। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़े बड़े एजेंट्स भेज के चाइना ने क्या किया कि वहाँ से रॉ मटेरियल उठवाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो उधर दोस्त बन गए थे बिजनेसमैन, उन्होंने वो टाइमली मुझे बताते रहे कि ये हो रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-2007। वो मुझे बता रहे थे कि चाइना जो है वो इधर से रॉ मटेरियल उठा रहा है। सबसे बड़े जो बायर्स हैं, जो कि पैसे भी थोड़े से ज़्यादा देते हैं, ओबियसली इन ममालिक में जब किसी के पास स्क्रैप है, आप स्क्रैप यार्ड पे जाते हैं तो वहाँ से जितना भी उसके पास स्क्रैप पड़ा है, आप उससे कहें कि ये कितने का है, तो वो कहेगा कि इतने का। तो वो जो ज़्यादा पैसे अगर उसे मिलेंगे तो वो तो उसी को देगा। तो चाइनीज़ सबसे ज़्यादा पैसे दे रहे थे उस वक्त। तो उसने मुझे बताया था कि चाइनीज़ बायर्स जो हैं दे आर वेरी गुड एट इट, दे आर द वंस हु आर पेइंग एट इन टाइम, और ये सारे स्क्रैप वहाँ से उठा रहे थे। आपको पता है कि कोई भी छोटी सी भी प्रोडक्ट आप ले लें, उसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, रबड़, प्लास्टिक और लोहा। ये 3 चीज़ें उन्होंने टका के हर एक जगह से उठाई हैं, पूरे यूरोप से, पूरे अमेरिका से, पूरे अफ्रीका से, जहाँ से उन्हें मिली है ना, उन्होंने रॉ मटेरियल में चुक के वो चाइना ले गए।
इसी वजह से उनको रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए तो वो तुम तना के सबको प्रोडक्ट्स बना के देते रहे, पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट्स जाती रही। इसीलिए आपको क्या नज़र आता है कि आप जो एप्पल इस्तेमाल कर, बल्कि जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे भी लिखा हुआ है डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया मेड इन चाइना। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। जिसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है वो भी मेड इन चाइना है, भले उसको डिज़ाइन किसी ने अमेरिका में बैठ के किया हो। तो ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ China has already smashed American economy. This is the breaking news. और इंडिया के पास वो दौड़े दौड़े जो आए हैं उनको अब टेक्नोलॉजी देने के लिए उनके साथ, इसके ऊपर भी हमने पहले भी बात की, बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक इंटरव्यू किया कर्नल शैलेंद्र का, उसमें मेजर आदिल भी मेरे साथ थे। मैंने मेजर आदिल से भी पूछा और उनसे भी पूछा, तो हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया था कि उनकी इंटेलिजेंस क्यों फ़ेल होगी लद्दाख में, LAC पे उनकी इंटेलिजेंस क्यों फ़ेल हो गई। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के साथ चाइना इतना सिंसेयर है कि पाकिस्तान मिनट मिनट की जो डिटेल्स हैं इंटेलिजेंस के लिए सैटेलाइट वो शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन अमेरिका जो है, भले इंडिया का एलाय था, वो नहीं कर रहा था, वो एक दिन के डिले से उनको दे रहा था। अगर वो पहले समरी जाती थी उनसे, वो पूछते थे कि ये, तो वो अगले दिन उनको मिल रहा था। लेकिन अब उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के साथ, जो कि वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनके साथ बैठ के तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। नॉट अ बिग डील। हमने आपसे कहा था तो आपने कर लिया, आपने भले थैंक यू नहीं किया, हम बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं मैं और मेजर आदिल आपको, लेकिन ये है कि आप हमें ज़रा भी थैंक यू नहीं करते। कर दिया करें कभी कभी, थैंक यू करना अच्छा होता है, हम आपका भले ही चाहते हैं। हम तो आपको कई दफ़ा कह चुके हैं कि अमेरिकन जो हैं वो अच्छे एलाइज़ नहीं, आपके टीवी में बैठ के मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ अच्छे एलाई नहीं हैं, हमसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि आप नहीं माने, लिहाजा आप लगे रहो मुन्ना भाई, आपको किसी वक्त पता चलेगा कि हम जो कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। और इसी तनाजुर में आपसे मैं ये भी कहूँगा कि काउंटर स्ट्राइक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और मेजर आदिल वहाँ पे वीक में 3-4 दफ़ा प्रोग्राम करते हैं और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करते हैं। वी डोंट डू डेली प्रोग्राम्स देयर, वी ओनली डू द एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स। डू गो देयर, इट्स काउंटर स्ट्राइक, 2 तलवारों वाला साइन होगा ग्रीन कलर का, वो ज़रूर देख लीजिएगा, एक मैं तलवार और एक मेजर आदिल तलवार। लिहाजा हम दोनों आपको वहाँ पे नज़र आएंगे एक्सक्लूसिव के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।